देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष में अब तक 8,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक युद्ध विराम की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दो टूक कहा है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस बीच खबर है कि इसराइल के इस रवैये को देखते हुए एक देश ने इसराइल से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने का फैसला किया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया की सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने गजा पट्टी पर हमलों के कारण इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं, जबकि पड़ोसी कोलंबिया और चिली ने परामर्श के लिए मध्य पूर्वी राष्ट्र में अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इन 3 दक्षिण अमेरिकी देशों ने गजा पट्टी पर इजराइल के हमलों की निंदा के साथ साथ फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत की भी निंदा की। बोलीविया के उप विदेश मंत्री फ्रेडी ममानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गजा पट्टी में हो रहे आक्रामक और अनुपातहीन इजरायली सैन्य हमले की निंदा करते हुए इजरायली राज्य के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही बोलीविया और चिली ने युद्ध विराम और क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष का 26वां दिन है। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसकी ओर से कल मंगलवार को गजा में किए गए धमाकों में हमास का एक कमांडर ढेर हो गया, जो 7 अक्टूबर को हुए हमलों से जुड़ा हुआ था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कल मंगलवार को गजा के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर को सिलसिलेवार धमाकों से दहला दिया, जिसमें एक हमास कमांडर की मौत और कई अन्य लोगों की मौत और घायल होने की खबर है। हालांकि हमास की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की सैन्य शाखा एज़ेदिन अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि हम अगले कुछ दिनों में एक निश्चित संख्या में विदेशी बंधकों को रिहा कर देंगे, लेकिन साथ ही उसने इस्राएली सेना के लिए गजा को कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाई है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी गई। बीते कई महीनों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। हर कुछ दिन बाद मणिपुर से कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती है जिससे पता चलता है कि राज्य की स्थिति अभी तक काबू में नहीं है। इस बीच एक बार फिर ऐसी ही एक खबर सामने आई है। खबर है कि कल मंगलवार 31 अक्टूबर को उग्रवादियों ने पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की सूचना मिलने पर इलाके में मदद के लिए भेजे गए कमांडो दस्ते पर भी हमला किया गया, जिसमें कई कमांडो घायल हो गए। महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन के रौद्र रूप को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बुधवार 1 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मराठा समुदाय के सदस्य ओबीसी कैटेगरी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारंगे पाटिल का कहना है कि वह आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि पूरे मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार की मराठाओं में केवल कुछ ही लोगों को कुबानी सर्टिफिकेट देने की योजना है, जो कि गलत है। पाटिल ने कहा कि पूरे मराठा समाज को ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि वह ओबीसी आरक्षण के हकदार बन सकें। कैश फॉर क्वायरी के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को मामले की जांच कर रही संसद की एथिक्स कमेटी ने कल गुरुवार 2 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है। इस बीच महुआ मोइत्रा ने आज बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 पेजों का एक लेटर पोस्ट करते हुए अपनी मांग को दोहराया कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। टीएमसी सांसद ने लिखा है कि चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपना पत्र जारी करूं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अदालत ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मौर्य ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आगे की कार्रवाई का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि वकील संतोष कुमार मिश्रा की शिकायत के आधार पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने फरवरी महीने में मामला दर्ज किया था।
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने हिंदू पवित्र ग्रंथ की प्रतियां जला दी और ऐसा करके इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का गंभीर अपराध किया है। एप्पल कंपनी की ओर से आए हैकिंग के अलर्ट को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। दरअसल कई विपक्षी नेताओं को ये अलर्ट मैसेज मिला है, जिसे लेकर उन्होंने दावा किया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने उनके आईफोन हैक करने की कोशिश की। इन अलर्ट मैसेजेस में लिखा है कि हमारा मानना है कि आपको सरकार प्रायोजित सेंधमार निशाना बना रहे हैं, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा है कि हालांकि यह गलत अलार्म हो सकता है, लेकिन आप इस चेतावनी को गंभीरता से लें। वहीं एप्पल कंपनी ने मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो किसी भी अलर्ट मैसेज के लिए विशिष्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। अब ऐसे में विपक्ष ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पुराने समय में एक राजा था जिसकी आत्मा एक तोते में बसती थी, उसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मा अडानी के अंदर बसती है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं और बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि सत्ता अडानी के हाथों में है। कांग्रेस नेता ने सरकार को चुनौती देते हुए आगे कहा कि जितनी टाइपिंग करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एप्पल के अलर्ट मैसेज को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुना है सत्ताधारी अब विपक्षियों के फोन की जासूसी करवा रहे हैं। विपक्ष की बात सुनने से ज्यादा अच्छा तो ये है कि सत्ताधारी जनता की आवाज सुन ले, तो कम से कम उन्हें सुधार का कुछ मौका मिल जाए और फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, युवाओं के रोज, गरीबों, दलितों, किसानों, मजदूरों के शोषण, जातीय जनगणना व सामाजिक न्याय जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कुछ सकारात्मक काम हो सके। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि पता नहीं क्यों, पर सुना ये भी है कि उनके अपने दल वाले इस जासूसी से ज्यादा डरे हैं। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी काम करें, कान न लगाएं। एप्पल के अलर्ट मैसेजेस के मामले में विपक्ष द्वारा सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है। वहीं सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एप्पल से प्राप्त अधिसूचना के बारे में कुछ सांसदों के साथ साथ अन्य लोगों के मीडिया में देखे गए बयानों से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एप्पल द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट और गैर विशिष्ट प्रकृति की लगती है। एप्पल का कहना है कि ये सूचनाएं शायद उन सूचनाओं पर आधारित हैं जो अधूरी या अपूर्ण हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाती हैं, और एप्पल ने यह भी दावा किया है कि एप्पल आईडी उपकरणों पर सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्टेड है, जिससे उपयोगकर्ता की स्पष्ट अनुमति के बिना उस तक पहुंच या पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह एन्क्रिप्शन उपयोगकर्ता की एप्पल आईडी की सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह निजी और संरक्षित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेती है और इन अधिसूचनाओं की तह तक जाने के लिए जांच करेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसी जानकारी और व्यापक अटकलों के चलते हमने एप्पल से कथित राज्य प्रायोजित हमलों पर वास्तविक सटीक जानकारी के साथ जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है। नवंबर यानी फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच खबर है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को आज 1 नवंबर बुधवार से 100 रुपए से अधिक बढ़ा दिया है। यानी 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1833 रुपए का मिलेगा, जो कि पहले 1731 का मिलता था। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 32वां मुकाबला आज बुधवार 1 नवंबर को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें इस समय पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 के बीच मौजूद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।